अस्सलामुअलैकुम, हेलो, वेलकम, आदाब। आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट पाया जाना इतना क्यों अहमियत का हामिल है। तो अगर मान लीजिए हमारे जिस्म में कोरोना वायरस ही नहीं, कोई और बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म में जब दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद वो अपनी आबादी को जिस्म में बढ़ाता है, और जब वो ऐसा करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम में उस वायरस के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने लगता है। तो इन दोनों की लड़ाई के नतीजे में और वायरस के जो जिस्म में पैदा करने वाले डैमेज के नतीजे में हमारे जिस्म में चंद चेंजेस आते हैं थोड़े अरसे के बाद, जो साइन एंड सिम्टम्स अलामतों के नतीजे सूरत में हमारे जिस्म में ज़ाहिर होते हैं। तो जब ये साइन एंड सिम्टम्स हमारे जिस्म में आते हैं, अलामतें आती हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी उस बीमारी का साइन एंड सिम्टम्स की बुनियाद पर डायग्नोसिस करता है, तशख़ीस करता है, और हमें उस बीमारी का इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तजवीज़ करता है। अब कोरोना वायरस की सूरत हाल में ये हो रहा है कि वायरस जब जिस्म में दाखिल हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ एक्टिव हो रहा है और साइन एंड सिम्टम्स वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए डॉक्टर के डायग्नोसिस के बाद, वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब वायरस से, बीमारी से लड़ने की सारी ज़िम्मेदारी हमारे इम्यून सिस्टम पर आ रही है। और अगर किसी ने वैक्सीन ले रखा है तो वैक्सीन से फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम को वैक्सीन पहले से वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा है। लेकिन वैक्सीन होने के साथ साथ फिर भी हमारे जिस्म में ट्रीटमेंट ना पहुंचने की एक कमी बराबर क़ायम रहती है। लेकिन वैक्सीन के भी चंद हमारे पास लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अगर हम ले लेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब हम जहाँ चाहें फिर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो ना करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप वैक्सीन लेने के बावजूद भी अगर आपके जिस्म में वायरस दाखिल होता है तो आप दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। और वैक्सीन लेने के चंद अरसे के बाद वैक्सीन जो ट्रेनिंग इम्यून सिस्टम को देती है, वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, वो ट्रेनिंग का असर बाकी नहीं रहता है। तो इसलिए तकरीबन हर साल आपको वैक्सीन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर वैक्सीन के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बतलाया, ट्रीटमेंट ना हो तो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में हमें दुश्वारी आ सकती है। अब हम साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि वैक्सीन्स के ज़रिए जिन बीमारियों को, जिन इन्फेक्शियस डिजीज़ को एलिमिनेट किया गया था या एराडिकेट किया गया था, वो कैसे किया गया था, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस थी। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स आता है, जिसको वैक्सीन के ज़रिए इरेडिकेट किया गया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक उर्दू में कहते हैं। तो चेचक को वैक्सीन्स के ज़रिए एलिमिनेट करने में थोड़े फेवरेबल कंडीशंस भी थे जो स्मॉल पॉक्स बीमारी में ख़ुद थे। तो स्मॉल पॉक्स की ख़ास बात ये थी कि स्मॉल पॉक्स में कोई सब क्लिनिकल केस या कोई कैरियर नहीं था। यानी जैसा कोरोना वायरस में अपेरेंटली हेल्थी लोग हैं जिनके जिस्म में कोरोना वायरस पाया जाता है और उनको ख़ुद ख़बर नहीं होती है कि उनके जिस्म में कोरोना वायरस पाया जा रहा है। तो ऐसे कैरियर्स या सब क्लिनिकल केसेस स्मॉल पॉक्स में नहीं पाए जाते थे। और ना ही स्मॉल पॉक्स में दूसरी मर्तबा अटैक होता था। बस एक ही मर्तबा अटैक होता था स्मॉल पॉक्स का, और दूसरी मर्तबा कोई सेकेंडरी अटैक नहीं होता था। अब जो दूसरी बीमारी है जो वैक्सीन्स के ज़रिए एलिमिनेट इंडिया में की गई है, वो है पोलियो। अब पोलियो में भी एक फ़ायदा ये था, एक फेवरेबल कंडीशन ये थी कि पोलियो तकरीबन सिर्फ बच्चों को ही मुतासर करता था। बच्चे ही उससे मुतासर होते थे। तो इसीलिए सिर्फ एक छोटे से कम्युनिटी के एक छोटे से ग्रुप को वैक्सीनेट करना बहुत आसान था। और जबकि आप अगर कोरोना वायरस को इससे कंपेयर करें तो कोरोना वायरस की सिचुएशन में न सिर्फ
कैरियर्स भी हैं, न सिर्फ सब क्लिनिकल केसेस हैं, न सिर्फ इसमें सेकेंडरी अटैक हो रहा है, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी को, पूरी पॉपुलेशन को एक साथ मुतासर कर रहा है। जबकि पोलियो में ऐसा नहीं था। पोलियो में सिर्फ बच्चे मुतासर होते थे, और स्मॉल पॉक्स में भी ऐसा नहीं था कि कोई कैरियर्स हों या कोई सेकेंडरी अटैक हो। तो इसीलिए वैक्सीन्स के ज़रिए उनको एलिमिनेट करना या एराडिकेट करना आसान था। जबकि कोरोना वायरस एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें हमें ट्रीटमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जब हमारे पास मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद होता है, तो हमारे पास उस डिज़ीज़ से रिकवरी होने की चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं उसकी सीवियरिटी भी कम होती है, और साथ साथ मौत के चांसेस ऑफ डेथ भी बहुत कम हो जाते हैं। और एक बड़ी अहम बात ट्रीटमेंट की है, वो ये भी है कि मान लीजिए अगर कोई एक अपेरेंटली हेल्थी इंडिविजुअल है जिसके जिस्म में कोरोना वायरस पाया जा रहा है, और आपके पास इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है, तो आप उस शख्स को, एक कैरियर को, अगर कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट दे देंगे, तो वो ट्रीटमेंट अगर उस वायरस को किल कर देगा उसकी बॉडी में, तो ये कैरियर बनना ही वो शख्स ख़त्म हो जाएगा, वो कैरियर बनेगा ही नहीं, उसके जिस्म से वायरस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तरीक़ा, इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए जिन बीमारियों में, जिन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में ट्रीटमेंट पाया जाता है, उनमें अक्सर मास ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी एक बड़ी कम्युनिटी को, मान लीजिए कोई एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ के सारी पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, चाहे वो बीमार हो या सेहतमंद हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे लोग न सिर्फ सेहतमंद हो जाते हैं, उनकी बॉडी से वायरस एलिमिनेट हो जाता है, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी मुतासर करना बंद कर देते हैं, वो ख़ुद नॉन कंटेजियस, नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट होने के इस तरह बहुत फ़ायदे हैं, और ऐसा नहीं है कि आज कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ ट्रीटमेंट पर रिसर्च नहीं चल रही है, बल्कि ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ एलोपैथिक मेडिसिन में भी रिसर्च चल रही है। बाज़ ड्रग्स हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है या मोलनुपिराविर है, इस पर रिसर्च चल रही है, और साथ ही साथ हर्बल मेडिसिन में भी इसके ख़िलाफ़ इलाज दरियाफ़्त करने पर, ट्रीटमेंट दरियाफ़्त करने पर रिसर्च चल रही है। WHO ने रिसेंटली इसके प्रोटोकॉल को भी, हर्बल मेडिसिन्स के प्रोटोकॉल को भी अप्रूव किया था। फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल उसका चल रहा है। तो आई जस्ट होप कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी दरियाफ़्त हो, और गवर्नमेंट इसकी रिसर्च को फ़ास्ट ट्रैक अप्रूवल दे, जिस तरह वैक्सीन्स के ट्रीटमेंट को फ़ास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया था। और एक एमरजेंसी इसकी बेसिस पे रिसर्च होनी चाहिए, ताकि हमारे पास अगर ट्रीटमेंट दरियाफ़्त हो जाए, हमारे हाथ में अगर ट्रीटमेंट रहेगा, तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कोलैप्स होने के करीब आ गया है, उसको भी हम बचा सकेंगे।